नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूटन के गति के नियम। साथियों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल, वेग और त्वरण और संवेग के बारे में हमने पढ़ा। ये सारी जो भौतिक राशियां हैं, इन सब का जो हम उपयोग है वो न्यूटन के गति के नियमों में करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कि गति के नियम क्या हैं। जो गति के नियम हैं वो कोई भी वस्तु है, अगर वो स्थिर है तो हमें उसे गतिमान कराने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, या फिर कोई वस्तु गतिमान है, हमें उसे रोकना है। अगर उसे रोकना चाहते हैं तो हमें बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा। तो यानी वस्तु गति कर रही है या गति नहीं कर रही, दोनों ही अवस्था में हमें उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा। ये गति की अवस्था में परिवर्तन है या स्थिर अवस्था में परिवर्तन है। इस गति के अध्ययन के लिए न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए। उन तीनों नियमों का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, एक हमारे पास टॉपिक आएगा जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? साथियों, जैसे आप कल्पना करें कि कोई वस्तु है, वो स्थिर है, उसको आप गति करवाना चाहते हैं। मान लो वो हल्की वस्तु है, आप उसको धक्का देंगे, वो गतिमान हो जाएगी। थोड़ा बल लगाना पड़ेगा और वो गतिमान हो जाएगी। अगर इसी प्रकार कोई बहुत भारी वस्तु है, आप उसको गति करवाना चाहते हैं, उतने बल से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये जो कोई वस्तु गति कर रही है, उसको अगर रोकना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान करके चलो, आप बॉल आ रही है आपके पास, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आ रही है, आप उसको बॉल को पकड़ते हैं तो बॉल को आप आसानी से पकड़ लेते हैं, है ना। फील्डिंग करते वक्त किसी बंदूक से गोली चल रही है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? हाथ से नहीं रोक सकते, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है ना, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का यह जो गुण है, इसे हम जड़त्व कहते हैं। कोई वस्तु अगर हल्की है तो उसका जड़त्व जो होगा वो कम होगा। कोई वस्तु अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर स्थिर है तो आप उसको गति कराने के लिए बल लगाना पड़ेगा। ये बल क्यों लगा रहे हैं हम? उसके विरोध, जो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है ना, उसके विरुद्ध ही तो बल लगाना पड़ रहा है। ये वस्तु का विरोध ही तो है। ऐसे तो है नहीं कि वस्तु बोल के कहेगी ना ना जी मेरे को छेड़ो मत, मैं गति नहीं करूंगी, ऐसे तो है नहीं। वो बल के माध्यम से ऐसा विरोध दर्ज करवाती है। तो हमें उस वस्तु के द्वारा जितना बल लगाया जाता है ना, उतना ही बल अगर हम लगाते हैं तो वस्तु गतिमान नहीं होती। उस वस्तु के द्वारा जितना बल लगाया जाता है, उससे ज्यादा बल अगर हम लगाएंगे ना, तो वो वस्तु गतिमान होती है। इसी प्रकार कोई वस्तु गतिमान है और उसे हमें रोकना है ना, तो जितना उसकी गति में जो बल लग रहा है, उससे ज्यादा बल लगाएंगे तब वो रोकेगी, है ना। तो ये गति की अवस्था में या स्थिर अवस्था में वस्तु द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन में जितना विरोध किया जाता है वस्तु के द्वारा, ये विरोध की जो माप है उसको हम जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोई वस्तु का द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब उसका जड़त्व क्या है? कम है। अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका मतलब उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़त्व जो है उस वस्तु के द्रव्यमान की माप होती है। क्या होती है? द्रव्यमान की माप होती है। ये जो जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम की। ये जो प्रथम नियम है न्यूटन के गति का, जो पहला नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखना, कई बार सीधे नाम से भी पूछ लिया जाता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है। तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। तो यह गति का
न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आप कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, या कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए, है ना। तो जैसे मान करके चलो कि कोई बॉल है ना, आपने ग्राउंड में फेंक दी बॉल और वो गति कर रही है, वो तो रुक जाती है कुछ समय पश्चात। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा था नियम कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी। वो जो बॉल आपने ग्राउंड में फेंकी है कुछ समय बाद रुक जाएगी, लेकिन यहाँ कंडीशन लगी है। क्या लगी है? कि जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। अगर ग्राउंड में आपने बॉल फेंक दी और कुछ समय पश्चात वो रुक जाती है, मतलब ग्राउंड का घर्षण बल लग रहा है उसके ऊपर, इसलिए रुक जाती है। वो घर्षण जीरो कर दीजिए, आप बॉल कभी नहीं रुकेगी, है ना। तो ये जो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व को यहां पर दो भागों में डिवाइड करेंगे हम। क्या करेंगे? जड़त्व को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो कहलाता है स्थिर अवस्था का जड़त्व और दूसरा कहलाता है गतिमान अवस्था का जड़त्व। ये दो प्रकार के जड़त्व हैं। स्थिर अवस्था का जड़त्व कैसे होता है? उदाहरण से आप समझिए। जैसे आप बस के अंदर बैठे हैं और बस खड़ी है, ड्राइवर आया, आते ही उसने अचानक से बस को चला दिया, तो बस के अंदर जो सवारी बैठी है वो पीछे की ओर उसको धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। या फिर ऐसे करो कि बस चल रही है तेज गति से, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, बस रुक गई, अंदर जो सवारी बैठी है वो आगे की ओर धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको लगेगा। ये इन दोनों उदाहरण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बस गतिमान है, लेकिन उसके अंदर जो सवारी है वो भी क्या है? गति की अवस्था में। यार बस को रोक दिया हमने, तो अंदर जो सवारी है उसको क्या लगेगा? वो तो गतिमान है, वो तो गतिमान रहना चाहिए, इसलिए हमें आगे की ओर धक्का लगता है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु जो है, बस है, वो स्थिर है और ड्राइवर ने अचानक से उस बस को चला दिया, तो उससे क्या होगा? हमें पीछे की ओर धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ये क्या? स्थिर अवस्था का जड़त्व है। अगर वस्तु स्थिर है, अचानक से गति करने लग गई, तो उसके अंदर जो सवारी बैठी है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। जैसे आप घोड़े पे बैठे हैं, है ना, अचानक से घोड़ा दौड़ने लग जाए, तो ऊपर जो सवार बैठा है वो पीछे की ओर धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? पीछे की ओर गिर जाता है कि नहीं गिर जाता? ये क्यों गिरता है? क्योंकि घोड़ा स्थिर था, तो उसके ऊपर बैठा हुआ जो सवार था वो भी स्थिर था, है ना। स्थिर अवस्था में कोई वस्तु है तो वो स्थिर रहने की ही कोशिश करेगी। अब बाहर से बल लग गया, है ना, घोड़ा अचानक से दौड़ने लग गया, तो ऊपर जो सवार बैठा है वो तो स्थिर ही था, उसको तो पीछे की ओर धक्का लगता है, वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो जो स्थिर है वो स्थिर रहने की कोशिश करता है, जब तक कि कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई बल न लगे। तो ये कहलाता है स्थिर जड़त्व का नियम, है ना। जब वस्तु स्थिर हो और अचानक से गति करने लग जाए, तो जो जड़त्व है वो स्थिर अवस्था का जड़त्व है। बस गति कर रही है, अचानक ड्राइवर ने क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया, तो क्या हो जाता है? आगे की ओर धक्का लगता है कि नहीं लगता? तो ये कहलाता है गतिमान अवस्था का जड़त्व। तो यहां जड़त्व को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो स्थिर अवस्था का जड़त्व और दूसरा गतिमान अवस्था का जो जड़त्व होता है वो होता है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम के अंदर आप देखिए, अगर एक और महत्वपूर्ण उदाहरण की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप बस के अंदर हो, आपका स्टेशन आ गया, बस चल रही है, बस धीरे हो गई। कई बार हम क्या करते हैं कि चलती बस में से कूद जाते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, स्टेशन आ गया अपना, बस धीरे हो गई और मैं कंफर्टेबल हूं, मैं कूद जाता हूं। हम जैसे ही बस से कूदते हैं ना, तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसीलिए होता है कि जैसे ही बस गतिमान हो रही है ना, उसके साथ साथ हम भी गतिशील अवस्था में हैं, और हमने क्या कर दिया? बस से हम कूदे। अब कूदते ही हमारे जो पैर है ना, वो पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो गए? स्थिर हो गए।
हमारे पैर जो है वो तो अचानक से स्थिर हो गए, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है ना वो बस के साथ गतिशील है, तो हमारा संतुलन नहीं बन पाता, जिस वजह से हम क्या होता है आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसी नौबत आती है, पहली बात तो चलती बस में से कूदना है ही नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूं, आसानी से कूद सकता हूं, तो आपको कूदने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही आप कूदे, आपको अपनी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए बस की दिशा में थोड़ा बस के साथ साथ तिरछा दौड़ना चाहिए, जिससे बॉडी का क्या हो जाए, हमारे शरीर का संतुलन बन जाए और हम गिरे नहीं। तो यानी ये जो पहला नियम है ये क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। तो ये जो एग्जाम्पल बताए गए वो इसी नियम के हैं। जो स्थिर अवस्था के एग्जाम्पल हैं वो स्थिर जड़त्व को प्रदर्शित करते हैं, और वो गतिमान अवस्था के उदाहरण जो है वो क्या है, गतिमान जड़त्व की बात करते हैं। और याद रखना, जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान की माप होती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम की, द्वितीय नियम जो है। साथियों, ये जो द्वितीय नियम है ना, ये संवेग पर आधारित है। संवेग क्या पढ़ा था हमने, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें संवेग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि संवेग जो होता है वो P बराबर mv द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना। तो अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो, अब संवेग में परिवर्तन कैसा होगा बताओ, कैसे परिवर्तन करें संवेग में, आप बताओ। P बराबर mv, द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा ना। अब ऐसे थोड़ी आप घर से स्कूल तक गए और स्कूल से आप घर तक गए, आपका द्रव्यमान कम हो गया, आपका वजन कम हो गया या ज्यादा हो गया, ऐसे तो नहीं होता। वेग बदलेगा, यहां वेग में परिवर्तन होगा। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करना है या उसकी गति में परिवर्तन करना है, या तो उसे धीरे करना है या उसकी गति को तेज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो न्यूटन यहां पर यह कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है, दर का मतलब समय के सापेक्ष, किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर जो है उस वस्तु पर बाहर से लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जितना बल लगाया जाएगा ना उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा, ये कहना है उनका। तो मतलब बल के बारे में ये नियम बताता है। तो यहां क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान करके चले हमारे पास कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान हमने मान लिया कि m है ना, उसका प्रारंभ में वेग u है और बाद में हमने उस पर कोई बल लगाने से उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। अंतिम वेग मान लेते हैं क्या हो गया, v हो गया। तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक संवेग को हमने मान लिया p1, तो p1 बराबर क्या हो गया, mu। इसी प्रकार अंतिम संवेग t समय बाद, मान लो आप कोई समय ले लिया हमने t समय बाद उसका अंतिम वेग होगा p2 बराबर क्या होगा, mv हो जाएगा, है ना। अब संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो कितना बदला। तो अंतिम संवेग हमारे पास p2 है, p2 में से p1 घटा दिया तो क्या आएगा, p2 माइनस p1 आया। अब ये कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या है, समय का भाग लगा दो आप, समय के सापेक्ष ले रहे हैं हम। तो p2 का मान रखा mv और p1 का मान रखा माइनस mu बट्टा में t, m कॉमन ले लिया तो क्या आया, संवेग में परिवर्तन की जो दर आई वो mv माइनस u आया, m हमने कॉमन ले लिया बट्टा में t आया। न्यूटन यह कहता है यही जो संवेग में परिवर्तन है ना, m इंटू वी माइनस यू बटा टी, ये उस पर लगने वाले बाहरी बल के बराबर होता है। बाहर से जितना बल हम लगा रहे हैं ना वो उसके बराबर होता है। यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ये दूसरा नियम जो है उसमें हमने क्या पढ़ा, ये देखो त्वरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये त्वरण नहीं होता क्या, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो जो इस सूत्र के अंदर हमारे पास आप देखिए यहां इसमें जो v माइनस यू बटा टी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकते हैं।
ए का मतलब क्या है, त्वरण है, तो यहाँ ए लिख दिया, तो एफ बराबर क्या आया, एम ए आ गया। यहां एफ के ऊपर तीर का निशान है, ए के ऊपर भी तीर का निशान लगाया गया है। ये क्या चीज है, ये वेक्टर है, ये सदिश राशियों को व्यक्त करता है, सदिश राशि की पहचान होती है ना। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसीलिए बल के ऊपर हमने वेक्टर लगाया है, तीर का निशान है, उसको वेक्टर बोलते हैं। इसी प्रकार हमने ए के ऊपर भी तीर का निशान लगाया है, वेक्टर लगाया है। क्यों, क्योंकि ए त्वरण है, और त्वरण क्या है, एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो होता है ना, वो क्या है, वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि के ऊपर वेक्टर नहीं लगता। इसीलिए ये जो बोलेंगे क्या, इसको एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, ये बल का सूत्र है। हमने बल का सूत्र पहले पढ़ा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। तो ये हमारे पास जो आया है वो बल का सूत्र आया है, बल के परिमाण को बताता है एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर। ये हो गया न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अब बात करते हैं साथियों न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है ना। जैसे कोई दीवार है, आप उस दीवार को धक्का दीजिए, दीवार गति नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जितना बल आप दीवार पे लगा रहे हो ना, उतना का उतना बल आप दीवार भी आपके ऊपर लगा रही है। जब आप लगा रहे हो ना बल, वो तो क्रिया कहलाता है, और जो वस्तु आपके ऊपर बल लगा रही है वो क्या है, प्रतिक्रिया बल कहलाती है। ये जो न्यूटन का जो नियम है तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया से ही कई घटनाएं, कई गतियां जो होती है वो संभव होती है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रक है, आप उसको धक्का देंगे, क्या वो गति करने लग जाएगा, नहीं लगेगा। वो गति क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसके ऊपर जितना बल लगाया है ना, आपने जितनी क्रिया की है उसके ऊपर, उतनी की उतनी प्रतिक्रिया ट्रक द्वारा आपके ऊपर की गई। तो अगर क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, क्रिया तो आपने बल लगाया है ट्रक के ऊपर, वो क्रिया है, और ट्रक ने आपके ऊपर बल लगाया है, वो प्रतिक्रिया है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, विपरीत दिशा में लगती है। क्रिया इधर हो रही है तो प्रतिक्रिया इधर होगी। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया कुल बल जो होता है वो 0 हो जाता है। और जब तक ये दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं ना, तब तक वस्तु गति नहीं करती। क्योंकि दोनों बलों को आप जोड़ेंगे, एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो परिणामी बल कुछ लगा ही नहीं, तो गति कहां से होगी। तो ये कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के ऊपर कोई क्रिया की जाती है तो उस क्रिया के बराबर परिमाण की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको ज्यादा समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है नाव, है ना। पानी के अंदर नाव चलाते हैं, समुद्र में नाव चलाते हैं, नदी में, तालाब में के अंदर हम नाव चलाते हैं। तो जो नाविक होता है वो क्या करता है, नाव के अंदर बैठा हुआ होता है और एक वो हत्थे से क्या करता है, पानी को पीछे धकेलता रहता है। ऐसे वो पानी को पीछे धकेल रहा है, मतलब वो पानी के ऊपर क्रिया कर रहा है। जितनी क्रिया वो पानी पे करेगा ना, उतनी की उतनी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। वो नाव पर उतना का उतना बल कौन लगाएगा, पानी लगाएगा। तो आप पानी को पीछे धकेलेंगे ना, तो पानी नाव को आगे की ओर धकेलेगा। तो इस प्रकार अगर आपने पानी को इधर भेजा तो नाव, पानी आपको कहां भेजेगा, इधर भेजेगा। यह कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसी प्रकार कोई तैराक होता है, पानी में तैरता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों से पानी को क्या करता है, पीछे करता है कि नहीं करता। तो जितना ज्यादा पानी वो पीछे धकेलेगा, उतना ही ज्यादा पानी उसको क्या करेगा, आगे की ओर धक्का देगा। तो बताओ क्रिया और प्रतिक्रिया हुई कि नहीं हुई। हमने क्रिया पानी के ऊपर की है और पानी ने प्रतिक्रिया हमारे ऊपर की है। इसीलिए वो जो नाविक होता है वो आगे की ओर पानी में चलता रहता है। आपने बंदूक से गोली भी चला के देखी होगी, है ना। तो बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक जो होती है वो पीछे की ओर झटका देती है।
उतनी की उतनी प्रतिक्रिया पीछे की ओर होती है ना। कई बार रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, रॉकेट होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, तो वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही काम करते हैं। उसमें सैटेलाइट जब छोड़ा जाता है, रॉकेट को जब छोड़ा जाता है, तो आप जहां से लॉन्चिंग पैड होता है वहां आप लोग देखते होंगे कि उसका जो नीचे का जो भाग होता है उसमें बहुत तेज गति से गैस निकलती है, ईंधन जो होता है वो जलता है और बहुत तेज गति से गैस नीचे की ओर आती है। उसके अंदर जो फ्यूल होता है जलने के बाद में वो नीचे आता है। तो जितना तेज गति से वो फ्यूल नीचे आएगा, बेसमेंट की तरफ आएगा, नीचे आएगा, तेज गति से आएगा, तो रॉकेट को उतना का उतना प्रतिक्रिया ऊपर की ओर देगा। तो वो जितनी देर तक उसमें से फ्यूल जलता रहेगा, है ना, जितनी गैसें पीछे की ओर निकलती रहेगी, उतनी देर तक वो क्या होगा, रॉकेट आगे की ओर गति करता रहेगा, ऊपर की ओर गति करता रहता है। तो ये जो है ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले जड़त्व के बारे में पढ़ा, फिर हमने न्यूटन की गति के पहले नियम, द्वितीय नियम और तीसरे नियम के बारे में पढ़ा। तो ये जो नियम है, उन नियमों पर आधारित हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं उन पर संबंधित कोई हमारे सामने कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हमने न्यूटन के गति के जो तीनों नियम हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।